जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति से झटकों का सिलसिला जारी है और अब ताजा झटका सुप्रिया सुले के एक बयान से आया है। सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता हैं, सांसद हैं, शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस, और ये समर्थन में उतरी हैं बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के, एक विरोधी पार्टी के नेता से सहानुभूति जता रही हैं और उनके समर्थन में बयान दे रही हैं। इनका बयान आया है देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी ने अपमान किया है और इसको उन्होंने जोड़ दिया मराठी मानुष के आत्मसम्मान के साथ, मराठी व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ। सुप्रिया सुले कहती हैं कि दिल्ली दरबार में मराठी मानुष का अपमान हुआ है। कैसे अपमान हुआ है? इस तरह से कि 2 बार देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन किया गया। सुप्रिया सुले का यह बयान आया है जिसमें वो कहती हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली दरबार ने नाइंसाफी की, वो एक मराठी मानुष है और इससे एक मराठी आदमी का अपमान हुआ है कि 105 सीटें हासिल करने के बावजूद महाराष्ट्र में जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 105 सीटें मिली। तो जिस व्यक्ति के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में चुनाव लड़ा और जिसको 105 सीटें मिली, उसको आज उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और 40 विधायकों के साथ जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे आए, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। यह कौन सी बात हुई? 105 सीटों वाली बीजेपी बड़ी है और वैसे में अधिकार देवेंद्र फडणवीस का ही था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन ये उन्हें अपमानित करने के लिए, उनके पर कतरने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको डिमोट किया गया। और ये एक बार डिमोट नहीं किया गया, इस साल फिर से उनको डिमोट किया गया जब एक और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आ गया, अजीत पवार, जो एनसीपी से बगावत करके आए। तो पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हुए और उप मुख्यमंत्री होने के बाद फिर आधे उप मुख्यमंत्री हुए। तो यह कहना है सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अब उनको सरकार में अधिकार भी काफी कम दिए गए हैं। एक तरह से दुखती रग पर हाथ रख दिया है सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की। यह बात सही है। 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बड़े ही अप्रत्याशित तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आ गया था। वो रेस में शुरुआत में नहीं थे, कई और भी नाम चल रहे थे। एकनाथ खड़से का नाम चल रहा था, विनोद तावड़े का नाम चल रहा था, पंकजा मुंडे का नाम चल रहा था। तो अचानक देवेंद्र फडणवीस का नाम आ गया और सभी लोग इससे चौंके कि बीजेपी ने कैसे रिस्क ले लिया कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर। इसके पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री मनोहर जोशी बने थे शिवसेना से, तो उस वक्त तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हुआ ये कि 2019 के चुनाव के पहले सभी को लग रहा था कि अगर वापस से बीजेपी सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस को फिर से एक बार मौका मिलेगा। और देवेंद्र फडणवीस अपनी चुनावी सभाओं में ये बात कहते भी थे और एक बार उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही थी, एक मराठी की कविता का हवाला देते हुए, जिसमें वो कहते हैं, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। लेकिन 2019 में शिवसेना के साथ उनका झगड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में झगड़ा होता है और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लेती है। लेकिन इस बीच एक रात अजीत पवार एनसीपी से बगावत कर देते हैं और अगली सुबह गुपचुप देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 3 दिनों से ज्यादा वो अपनी कुर्सी पर नहीं टिक पाते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाइए, लेकिन तब तक में शरद पवार खेल कर देते हैं और जो बागी विधायक अजीत पवार के साथ गए होते हैं उनको धमकाकर वापस बुला लेते हैं। अजीत पवार कहते हैं कि सॉरी, मैं
साथ नहीं दे सकता, मेरे साथ विधायक नहीं। तो 3 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ता है देवेंद्र फडणवीस को, उनकी सरकार गिर जाती है। तो हालांकि जो उन्होंने वादा किया था कि मैं फिर आऊंगा, वो आ जाते हैं, लेकिन 3 दिनों के लिए। उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की सरकार 2.5 साल तक रहती है सत्ता में, उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री होते हैं, और फिर बीजेपी शिवसेना में बगावत करवाती है। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो जाते हैं, और इन 40 विधायकों की देखरेख, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी शासित राज्यों में होती है। पहले यहां से जाते हैं सूरत, गुजरात में, जहां बीजेपी सरकार है। फिर जाते हैं गुवाहाटी, आसाम में, जहां बीजेपी की सरकार है। फिर वहां से जाते हैं पंजिम, गोवा में, जहां बीजेपी की सरकार है। और फिर एन शपथ विधि वाले दिन ये तमाम लोग सामने आते हैं। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तब तक जिस दिन एकनाथ शिंदे ने शपथ ली होती है, उनके शपथ लेने के 4-5 घंटों पहले तक किसी को इस बात की भनक नहीं होती कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। सभी को लग रहा होता है कि अब इस बगावत के बाद एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ही नाम का ऐलान करते हैं एकनाथ शिंदे के, कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और मैं सरकार से बाहर रहूंगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। लेकिन 3 घंटे बाद जब शपथ विधि होती है उसी राजभवन में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर 3 घंटे बाद शपथ विधि होती है, तो शपथ विधि में तो कुछ और ही नजारा देखने मिलता है। 3 कुर्सियां नजर आती हैं मंच पर पत्रकारों को। एक राज्यपाल की कुर्सी, भगत सिंह कोश्यारी जो शपथ दिलाने वाले थे। दूसरा एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, जो शपथ लेने वाले थे। अचानक तीसरी कुर्सी आ जाती है भाई, वो होती है देवेंद्र फडणवीस के लिए, उप मुख्यमंत्री के पद पर उनको शपथ दिलाई जाती है। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा होता है। उनकी आंखों में कुछ लोग पानी भी देखते हैं, आंखें उनकी डबडबा जाती हैं, और साफ पता चलता है कि उनको अपने डिमोट किए जाने का दुख है। खुद उन्हें भी नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है सरकार ने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का। पहले तो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारने से मना कर देते हैं। जेपी नड्डा उनको फोन करके बोलते हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, तो मेरा एक तरह से डिमोशन होगा। लेकिन फिर अमित शाह उनको फोन करते हैं, अमित शाह समझाते हैं, फडणवीस फिर भी नहीं मानते, और आखिर में फिर मोदी फोन करते हैं, और मोदी फडणवीस को बोलते हैं, देवेंद्र जी ये सिर्फ अंतरिम व्यवस्था है, आप स्वीकार कर लीजिए मुख्यमंत्री पद। तो जब नरेंद्र मोदी खुद ये बोलते हैं, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनको इसे डिमोशन के तौर पर ही देखा जा रहा है। और अब सुप्रिया सुले ने जो इस तरह का बयान दिया है, उसके पीछे भी उनका एक राजनीतिक पैंतरा है। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी में महाराष्ट्र के नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, या एक तरह से देवेंद्र फडणवीस के बहाने वो ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि मराठी भाषियों की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उठाया है, तो इसको आगे चलकर 4 महीने में चुनाव है, उसमें वो भुना सकती हैं। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेती है। जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।